हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हैं होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए मैथ, जिसमें एक पार्ट आपको हमने दे दिया था, ये दूसरा पार्ट है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, करा कि 5 भागों को हल करना इसमें है, ठीक है, और प्रत्येक भाग 4 नंबर का है। इस तरह से 4 5 20 नंबर का ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। दूसरा, तो आइए दूसरे पार्ट का दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट है को अग्रलिखित सारणी में बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक मतलब बहुलता, मोड आपको निकालना है। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, ठीक है। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दोनों दे रखी है। तो सबसे पहले देखिए बारंबारता सबसे ज्यादा किसकी है, आइए हल करते हैं। बारंबारता किसकी है? तो बारंबारता यानी F1 किसकी है? सबसे ज्यादा कौन इसमें है? 23। तो ये हो जाएगा 23 बारंबारता। तो ये 23 हो जाएगा। इसके ठीक पहले वाला, ठीक है, F0 कहलाता है, F0 यानी 15। इसके ठीक बाद वाला F2 कहलाता है, ये आपके पास है 7, ठीक है। और ये है सबसे ज्यादा, इसके ठीक पहले वाला F0, इसके ठीक बाद वाला F2। ये F1 ठीक पहले वाला F0, ठीक बाद वाला F2, ये बारंबारता है। इसके ठीक ऊपर देखें आप, तो इसे लोअर लिमिट कहते हैं, इसे अपर लिमिट कहते हैं, उच्च सीमा और ये निम्न सीमा। तो हमेशा आपको निम्न सीमा लेना है, यानी 30 लेना है। तो L की वैल्यू हो जाएगी यहां पे 30। अब यहां पे इनकी माप देखिए कितनी है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यानी गैप कितने कितने का अंतर है? अंतर कितने का है? तो 10 10 का। तो H की वैल्यू हो जाएगी 10। बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 और गुणे में H। ये होता है बहुलक का फॉर्मूला, मोड निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। इसमें रख देते हैं हम वैल्यूज को। तो L की वैल्यू कितनी है? L की वैल्यू हमारे पास है 30। वैल्यू इनपुट करते हैं प्लस का। यहाँ पे F1 कितना है? F1 आपके पास है, F1 आपके पास है 23, तो ये हो जाएगा 23। F0 कितना है? F0 15, तो ये हो जाएगा 15। 2F1, F1 कितना है? F1 है आपके पास 23, माइनस का F0 कितना है? F0 आपके पास है 15, माइनस का F2 कितना है? F2 है 7, गुणे में H कितना है? H है 10। ये हो जाएगा 30 प्लस का 23 में से 15 निकाल दीजिए, ठीक है। तो बचेगा आपके पास 8। ये देखिए 23 दुना 46, 23 दुना 46, तो ये हो जाएगा 46 माइनस का 15 और 7 दोनों ही माइनस में है, तो दोनों को जोड़ लिए, तो ये हो जाएगा पास 22 गुणे में 10। ये देखिए ये हो जाएगा 30 प्लस का 8, 8 से 10 से गुणा हो जाएगा 80, और 46 में से 22 जाएगा, तो 6 में से 3 2 जाएगा 4, और 4 में से 2 जाएगा 2, 24, ठीक है। तो इस 24 को 4 से आप काट सकते हैं, 4 से काटेंगे, अगले लाइन में यहां पे मैं लिखता हूं, ये हो जाएगा बहुलक बराबर 30 प्लस का 4 से काटेंगे 20, 4 से काटेंगे, ठीक है, 4 से काटेंगे तो 20 आएगा, और 4 से काटेंगे तो 4 छक्के 24 आएगा, ठीक है। ये और काट लीजिए, छोटा कर लीजिए, 2 से काटिए आप, तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा आपके पास 10 बटे में 3। तो ये देखिए 30 तिहाई 90, भाई दोनों बटे 1 कर लीजिए, दोनों का एलसीएम हो जाएगा आपके पास 3, 30 तिहाई 90 प्लस का 10, तो 10 90 10 100, तो ये हो जाएगा 100 बटे में 3। 3 से आप भाग करेंगे तो 33.33 आएगा बहुलक। तो बहुलक कितना आ गया आपके पास? बहुलक आ गया आपके पास कितना? 33.33। ये रहा इस सवाल का फाइनल आंसर। आइए अगला पार्ट लेते हैं, ख। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का अगला पार्ट है ख। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ध्यान से देखिएगा, मैं फिगर को बनाता हूं। सबसे पहले आप एक त्रिभुज बनाइए, तो ये बना लीजिए आप त्रिभुज, इसका नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। तो त्रिभुज ABC मैंने बना लिया। फिर 2 भुजाओं के मध्य बिंदु, 2
दो भुजाओं के मध्य बिंदु, मान लीजिए ए बी का मध्य बिंदु ये डी है और ए सी का मध्य बिंदु ये ई है। मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है, रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये प्रूफ करना है कि ये दोनों भुजा क्या है, समांतर है। ठीक, बात समझ में आ गई फिक्र। अब लिखते हैं, दिया है सबसे पहले, दिया क्या, त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है और ए बी व ए सी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु देखिए, ए बी का मध्य बिंदु कौन है, डी, व ए सी का मध्य बिंदु कौन है, ई। ठीक, अब हमें यह प्रूफ करना है कि तीसरी भुजा के समांतर होती है, मतलब ये दोनों भुजाएं समांतर है। तो यहां पे आप लिखेंगे, सिद्ध करना है कि BC समांतर है, BC समांतर DE के। इसके लिए आपको एक रचना करना पड़ेगा। आप इसके लिए मानेंगे कि AC का मध्य बिंदु E नहीं है, AC का एक और मध्य बिंदु आप मान लीजिए E डैश है, और फिर आप इन दोनों को प्रूफ करके एक ही बिंदु साबित कर दीजिए, एक ही बिंदु साबित कर दीजिए, तो मान लिया जाएगा कि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। ठीक है, तो इस E डैश को आपने क्या माना कि AC का मध्य बिंदु E डैश है और D व E डैश को मिलाया। रचना में लिखेंगे, ठीक है, माना AC का मध्य बिंदु E डैश है, D व E डैश को मिलाया, D व E डैश को मिलाया। अब लिखेंगे आप प्रमाण यानी प्रूफ यानी उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति में आप लिखेंगे क्या, ठीक, लिखेंगे क्या, आप देखिएगा ध्यान से, यह बिंदु और ये बिंदु ए बी का मध्य बिंदु डी है, ए सी का मध्य बिंदु ई डैश ई है। ठीक है, पहले कंडीशन में जो दिया है कि दो भुजाओं का मध्य बिंदु कौन है, ए बी का मध्य बिंदु डी, ए सी का मध्य बिंदु ई। ठीक है, यानी दोनों ये मध्य बिंदु हैं। तो प्रमेय नंबर 6.1 कहता है हमसे कि ए डी अपान डी बी बराबर हो जाएगा ए ई अपान में ई सी, ये अनुपात में हो जाएगा ये आपस में। किस प्रमेय से, प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 से। अब देखिएगा, फिर कहा हमसे कि देखिए जो ई डैश है ये इसका मध्य अगर बिंदु है, अगर ये इसका मध्य बिंदु है, तो ए डी अपान डी बी ए ई डैश अपान ई डैश सी लिखते हैं रचना से। ठीक है, रचना से यहां पे ए डी अपान डी बी बराबर ए ई डैश अपान का ई डैश सी, यहां पे रचना से। ठीक है, प्रमेय कौन सा लगा रहे हैं हम, प्रमेय वापस लगा रहे हैं वही 6.1। तो यहां पे देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखेंगे कि दोनों ये सेम वैल्यू है, तो इन दोनों को मैं इक्वल कर लेता हूं, ठीक है, तो यहां से हो जाएगा ए ई अपान ई सी बराबर में ए ई डैश अपान का ई डैश सी। ठीक है, यहां पे लिख दूंगा मैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। देखिएगा, अब मैं क्या काम करता हूं, इनको मैं पलट देता हूं, ठीक है, ए ई अपान ई सी बराबर ए ई डैश अपान का ई डैश सी, दोनों को पलट दीजिए आप। ठीक है, दोनों का कीजिए आप, पलट दीजिए थोड़ा सा, तो पलटेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास ई सी अपान ए ई बराबर में, पलटेंगे आप तो ई डैश सी अपान में ए ई डैश। अब देखिए दोनों पक्षों में एक एक जोड़ने पर
दोनों में कितना जोड़ दें, एक, प्लस इसमें भी प्लस एक इसमें भी, ये हो जाएगा ई सी प्लस का क्रॉस मल्टीप्लाई ए ई अपान में ए ई बराबर ये ई डैश सी प्लस का क्रॉस मल्टीप्लाई ए ई डैश अपान में ए ई डैश। ये देखिए ई सी प्लस का ई सी प्लस का ए पूरा ए सी के बराबर हो जाएगा, ये पूरा ए सी हो गया अपान में ए ई डैश सी प्लस का ई डैश सी प्लस का ए ई डैश बराबर हो जाएगा आपके पास पूरा ए सी, ये भी तो ये भी हो जाएगा ए सी अपान में ए ई डैश। ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएगा, वापस पलट दीजिए, तो वापस जब पलटेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास ए ई अपान में 1 बराबर में ए ई डैश अपान में 1, ए से ए दोनों तरफ हटा देंगे तो ई बराबर हो जाएगा ई डैश। मतलब आप कह देंगे कि जो ई डैश है वही ई है, जो ई डैश है वही ई है, अर्थात जो ई है वही ई डैश है, यानी दोनों एक ही बिंदु हैं, दोनों एक ही बिंदु हैं। आप लिखेंगे अतः ई व ई डैश समपाती है, क्या है, समपाती है। ठीक है, ये दोनों बिंदु एक ही है, तो आप कह देंगे अतः बी सी समांतर है डी के, आप कह देंगे क्या कि बी सी समांतर है डी के, ये हो जाएगा आपके पास प्रूफ्ड। बात समझ में आ गई है, बहुत सिंपल कहानी थी। आइए अगला लेते हैं, अगला है पार्ट ग, कह रहा है पुण्यता की 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उनकी वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक है, उनकी वर्तमान आयु बताइए। तो आप मान लीजिए उसकी वर्तमान आयु कुछ, ठीक है, एक्स वाई जेड, तो आप हल करेंगे तो लिखेंगे माना पुनीता की वर्तमान आयु एक्स वर्ष है, ठीक है, एक्स वर्ष है। अब जब पूर्व कहेगा तो आप घटाएंगे, पूर्व कहेगा तो घटाएंगे, और बाद कहेगा तो जोड़ेंगे, बाद कहेगा तो जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो पूर्व में आ जाइए, 2 वर्ष पूर्व, तो प्रश्नानुसार 2 वर्ष पूर्व यानी x माइनस 2, और अब से यानी x जो है वर्तमान आयु कितना हमने मान लिया है x, तो पूर्व कहेगा तो इसी x में 2 वर्ष कम करेंगे, बाद कहेगा तो इसी x में 2 वर्ष यानी 4 का अधिक, तो 4 वर्ष अधिक कहेंगे। कुल मिलाकर ध्यान से देखना आपको यह है कि जब पूर्व कहेगा तो घटा दीजिए, वर्तमान आयु x है, पूर्व कहेगा तो x माइनस 2, वर्तमान आयु x है तो बाद कहेगा तो x प्लस 4। अब आगे कह रहा है आयु का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल, इसका गुणनफल और इनका गुणनफल, उसकी वर्तमान आयु, वर्तमान कितना है x है, x की कितना 2 गुने से, यानी x का 2 गुना मतलब 2 से गुणा कर दीजिए, 1 वर्ष अधिक है, 1 वर्ष अधिक का मतलब प्लस 1 जोड़ दीजिए और ये इसके बराबर है। ये पूरा इक्वेशन आपके पास एक लाइन में, इसी को सॉल्व कर देना है। x में x से गुणा करेंगे x स्क्वायर बनेगा, x से 4 में गुणा करेंगे तो 4x बनेगा, -2 से x में गुणा करेंगे तो -2x बनेगा, -2 से 4 में गुणा करेंगे तो -8 बनेगा, बराबर का 2x प्लस का 1। ठीक है, अब देखिए x स्क्वायर 4x में से 2x जाएगा तो प्लस का 2x माइनस का 8 बराबर का 2x प्लस का 1, बराबर के दोनों तरफ बराबर है तो कैंसिल, ये 2x से 2x कैंसिल, तो x स्क्वायर बराबर ये 8 उधर जाएगा तो 1 उधर है, 8 जाएगा तो प्लस, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में 9, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 3। ठीक है, तो इसकी पुनीता की जो वर्तमान आयु आएगी वह कितना आएगी, 3 आएगी। आप लिखेंगे पुनीता की वर्तमान आयु 3 वर्ष है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है घ, कह रहा निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल टू 3, x नॉट इक्वल टू 0 और 2, यानी x का मान 0 और 2 सिर्फ नहीं होना चाहिए। आइए सॉल्व करते हैं, हल करेंगे, लिखेंगे 1/x माइनस का 1/x माइनस 2, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, x और x माइनस 2। ठीक है, ये क्रॉस इसमें गुणा होगा तो x माइनस 2 हो जाएगा, माइनस ये क्रॉस इसमें गुणा होगा तो x हो जाएगा, प्लस x माइनस इक्वल टू में 3 है, प्लस x माइनस x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -2
अपान में x और x माइनस 2 बराबर का 3। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस का 2 पहले एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर का 3। इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस 2 बराबर हो जाएगा अंदर 3x स्क्वायर माइनस का 3 2 जा 6x। अब माइनस 2 को उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 6x माइन प्लस का 2, माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस 2 बराबर का इधर 0। 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2, ठीक है। अब तो इसलिए धारा 4 फॉर्मूला रखते हैं। x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे में 2a। x बराबर माइनस का b कितना है, b आपके पास देखिए b है, ये a है, ये b है और ये c है, तो b है माइनस का 6, माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, 4ac, 4 और a का मतलब 3 और c का मतलब 2 बटे में 2 और a का मतलब 3। ये हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस मिलके माइनस माइनस मिलके प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर 36 माइनस का 4 तिहाई 12 12 दूना 24 बटे में 2 3 जा 6। ये हो जाएगा x बराबर 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 36 में से 24 जाएगा तो 12 आएगा बटे में 6। अब x बराबर हो जाएगा, ठीक है, 6 6 प्लस माइनस 12 को आप लिख सकते हैं, ठीक है, 12 4 तिहाई 12 होगा और 4 बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? 4 तिहाई 12 होता है, सही है, देखिएगा 4 तिहाई 12 होता है और ये 4 बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, तो रूट में सिर्फ 3 बचेगा, तो मैं ऐसे लिखता हूँ इसको अंडर रूट ऑफ, ठीक है, 2 को बाहर लिख देता हूँ और 3 को अंदर में लिख देता हूँ, सही है, बटे में 6 x इक्वल टू, ठीक है, इन दोनों में कॉमन देखिए 6 और 2 कॉमन आ जाएगा तो कितना 2। अब 2 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा कितना 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 3 और बटे में ये 6 है। देखिए ध्यान से, दोनों में से मैंने 2 कॉमन लिया है तो बचेगा यहाँ पे 3 और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, सिर्फ अंडर रूट 3 बचा और नीचे तो 6 है, 6 से कैंसिल कर दीजिए, ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, छोड़ देते हैं, काटते ऐसे नहीं है। x इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 3 और अपान में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा आंसर यहीं पे छोड़ दीजिए आप सीधा, एक 2 आंसर लिख दीजिए, x बराबर एक 3 प्लस अंडर रूट में 3 अपान में 3 और दूसरा 3 माइनस का अंडर रूट में 3 और अपान में 3, 2 आंसर आप लिखकर छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि क्या है, यह द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण है इसलिए आप 2 आंसर लिखकर छोड़ देंगे, राइट। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 2 क्रमागत धन सब संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 340 है। तो देखिए क्रमागत मतलब लगातार होगा, सम संख्या है, 2 2 का गैप होता है, ठीक है, और 2 ठो निकालना है, तो आप लिखेंगे हल में, माना पहली संख्या x व दूसरी संख्या सम है तो 2 जोड़ेंगे x प्लस 2, ये 2 संख्याएं हो गई। अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x और x प्लस 2 इन दोनों के वर्गों का योगफल, दोनों का वर्ग कर लीजिए, फिर योगफल मतलब फिर जोड़ दीजिए, बराबर में 340 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस का ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab 2 दूना 4x 2 दूना 4x बराबर का 340। ये एक्स एक्स मिलकर 2x स्क्वायर प्लस का 4x 2 दूना 4 बराबर का 340। इन दोनों को देखिए 2x स्क्वायर प्लस का 4x बराबर 340 में 4 उधर जाएगा घट जाएगा तो ये हो जाएगा 336, भाई 40 में से 4 जाएगा 36 तो ये हो जाएगा 336। दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x बराबर का 336, दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए, दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x बराबर में 336, 2 से भाग कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x बराबर का ये डिवाइड में जाएगा 336 बटे में 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x बराबर 2 से भाग कर दीजिए 336 का, तो 2 करने दो 1 13 2 6 12 और 8 दूना 16, इधर ला दीजिए, ठीक है, इसको इधर लाइए तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस का 168 बराबर का 0।
यह बन गया द्विघात समीकरण, इसे तोड़ दीजिए आप, सिंपल है। ठीक है, ऐसी दो संख्याएं आप लीजिए जिनको जोड़ने या घटाने पर कितना है 2 आए और गुणा करने पर 168 आए। एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 168, ये बराबर का 0 है। तोड़ते हैं, 168 है, इसको तोड़ना है। 2 से काटेंगे तो ये 8 4, 2 से ये आज आपका पास आ जाएगा 4 2, और ये 2 से 21। ठीक है, फिर ये 3 से 7। अब देखिएगा आसान रहेगा यहाँ से। देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 और 7 दूना 14, 14 में से 12 जाएगा 2, और इन दोनों का गुणनफल आ गया इतना। 2 लाना है तो 7 दूना 14 और 2 दूना 4 3 12, 12 ठीक है, और 14, 14 में से 12 जाएगा 2 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पे 14x माइनस का 12x माइनस का 168 बराबर का 0। इन दोनों में से x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 14 हो जाएगा, और दोनों में से 12 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 14 हो जाएगा बराबर का 0। x प्लस 14 और x माइनस 12 बराबर का 0। तो x माइनस 12 बराबर का 0, तो x बराबर हो जाएगा 12। ये तो आप लेंगे नहीं, x प्लस है ना 14 बराबर का 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 14। छोड़ दीजिए, तो पहली संख्या आ गई 12, तो लिख देंगे आप पहली संख्या, पहली सम संख्या 12 व दूसरी सम संख्या कितनी 14 होगी। प्रूफ करना चाहते हैं, प्रूफ कर लीजिए। 12 का स्क्वायर कितना 144, और 14 का स्क्वायर 196, 144 और 14 का 196, दोनों को जोड़ेंगे आ जाएगा कितना, देखिए 6 4 10 का 0, 9 1 10 4 14 और 1 2 1 3, 340 आ गया आंसर। ठीक है, ये प्रूफ है इसका। आइए, ये हो गया 5 इसमें से। ठीक है, प्रत्येक 4 नंबर का क्वेश्चन था, 5 इसको हमने हल करा दिया। ठीक है, आइए अब अगला लेते हैं, तीसरा सवाल। आइए, कह रहा है क्वेश्चन, 300 किलोमीटर की दूरी यात्रा तय करने में यदि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष बस से तय करता है। ये बताइए 300 किलोमीटर दूर जाना है ना, 60 किलोमीटर और रेलगाड़ी से अगर चला गया तो बस से कितना जाएगा, बचा हुआ कितना है 240, यानी बस से जाएगा वह 240, शेष कितना बचा 240 बचेगा। आगे तो कुल 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाए, अगर 300 में से 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो बस द्वारा कितना जाएगा 200, तो 10 मिनट अधिक लगता है। रेलगाड़ी और बस की चाल निकाली है, तो रेलगाड़ी की चाल आप मान लीजिए, बस की चाल मान लीजिए। मान लीजिए आप रेलगाड़ी की चाल x और बस की चाल y। माना रेलगाड़ी व बस की चाल x व y किलोमीटर है, तब क्या होगा, इस यहां पे दिया समय घंटा, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। चलिए तो बस के लिए देखें और रेलगाड़ी के लिए, रेलगाड़ी है 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर दूरी हो गई, तो 40 का कितना माने है रेलगाड़ी की चाल x, तो बटे में x। अब बस कितना लेगा तब भाई, 60 किलोमीटर ये लिया, 300 में से 60 रुपये ले लिया, 300 रुपये में 60 रुपये ले लिया, तो बचा कितना 240, बस लेगा 240, बस लेगा 40 की y है। दोनों को मिलाकर कितना घंटा लगा 4 घंटा। इक्वेशन नंबर 1। दूसरा कह रहा है कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी जाए, 60 के बजाय कितना जाए 100 किलोमीटर अगर चले, तो ये 300 में से 100 निकाल दीजिए तो 200 बचा, 200 ले लिया कौन बस, और कितना घंटा लगा 10 मिनट अधिक लग रहा है, 4 घंटा 10 मिनट लगेगा, याद रखना 10 मिनट अधिक लगने का मतलब पहले 4 घंटा लगा था, अब 4 घंटा 10 मिनट लगेगा, तो 4 घंटा ये और 10 मिनट है, मिनट को सेकंड में बदलेंगे, सॉरी मिनट को घंटा में बदलेंगे, तो 60 से भाग कर देंगे, कट जाएगा, 1/6 बचेगा, 6 चौको 24 और 1 25, 24 1 25, 25 बटे में 6। इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को हल करना है। ठीक है, तो आप मान लेंगे, माना देखिए ये बटे में x है, तो 1/x मान लीजिए आप, कुछ 1/x बराबर आप मान लीजिए p, और यहाँ पे 1/y बराबर मान लीजिए q, तब ये हो जाएगा 60 p प्लस का 240 q बराबर का 4, इक्वेशन नंबर 3, और ये हो जाएगा आपके पास 100 p प्लस का 200 q बराबर का 25 बटे में 6। अब इन दोनों को इक्वल कर लीजिए आप, आपका आसान हो जाएगा। यहां से लगाने का 2 तरीका है, एलिमिनेशन लगाइए या सब्स्टिट्यूशन लगाइए।
तो यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 240 है, यहाँ पे 200 है, किसी एक को बराबर कर लीजिए, पहले को भी बराबर कर लीजिए, ठीक है। तो बराबर कीजिए, तो इसको 60 बनाएंगे, इसको 100 क्या करेंगे आप, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, एक काम कर लेते हैं इसमें, देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिएगा अंतर क्या है, 0 दोनों में कॉमन है, 2 से ये दोनों कटेगा तो ये 2 से कटेगा तो 5 आएगा, ये 2 से कटेगा तो 3 आएगा, तो 5 से इसमें गुणा कर लेते हैं और 3 से इसमें गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 300 हो जाएगा और ये भी 300 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, 300, ठीक है। तो समीकरण 3 में 3 से, समीकरण 3 में 5 से व समीकरण 4 में, ठीक है, 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करके क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, घटाने पर सीधा सीधा आप घटा देंगे, तो यहां पे गुणा करते हैं, 5 6 के 300 पी प्लस का 5 से गुणा करना है, इसमें गुणा कितने से करना है, 5 से गुणा कीजिए अंदर, ठीक है। इसमें गुणा होगा कितने से, 5 से, और इसमें गुणा कितने से हम बोले हैं, 3 से। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 0 0 दोनों में कॉमन है, दोनों में 2 2 भी कॉमन है, तो यहाँ 2 से कटेगा 3 आएगा, तो 3 से इसमें गुणा कर दीजिए, यहाँ 5 से इसमें गुणा कर दीजिए, ठीक है, बहुत जल्दी हो जाएगा। ये 300, ये 5 से गुणा होगा 24 25 120 बराबर, ये 5 चौका 20। अगला देखिए, इसमें 300 पी प्लस का, 300 पी प्लस का 3 दूना 600 क्यू बराबर का 3 से गुणा करेंगे तो देखिए 25 बटे में ये 3 से कट जाएगा 6 2 बार में, तो ये आ जाएगा नीचे कितना 2, घटा दीजिए, माइनस 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 ये कैंसिल, ये 1200 में से 600 जाएगा तो 600 बचेगा, ये 20 में से 25 बटे 2 जाएगा यानी 12.5 जाएगा, है ना, तो 7.5 बचेगा। बात समझ में आ रही है, देखिए भाई 20 माइनस का 25 बटे में 2, है ना, देखिए 20 दूना 40, 20 दूना 40, 40 में से 25 जाएगा, 15 बटे 2, 15 बटे 2 या 7.5। अब क्यू का मान निकालना है तो ये हो जाएगा 15 बटे 2 गुणे में ये 600 इसके डिवाइड में आएगा, 15 चौका 60 यानी 40, ये हो जाएगा कितना 1 बटे 4 दूना 8 यानी 80, क्यू बराबर 80। अब क्यू का मान, क्यू का मान समीकरण किस में रख दें, इसमें रख दें, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, समझने के लिए मैं लिखा था सिर्फ आपको, 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर रखिएगा भाई, 6 नंबर का सवाल है, लंबा जाएगा थोड़ा, ये हो जाएगा 60 पी प्लस का 240 क्यू का मान 1 बटे 80 बराबर में 4, देखिए 0 से 0 खत्म, 8 3 के 24 3 आएगा, ये हो जाएगा 60 पी बराबर 4 और 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3, तो यहां से 60 क्यू बराबर हो जाएगा आपके पास, पी बराबर हो जाएगा आपके पास 60 पी बराबर हो जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा 60 तो 1 बटे, ठीक है, 1 सॉरी पहले तो 1 आएगा, 4 में से 3 जाएगा 1 आएगा, तो पी बराबर हो जाएगा 1/60, ठीक है। तो आप बटे में माने थे आप, ठीक है, माने थे 1 बटे एक्स बराबर पी, तो पी का मान कितना आया 60, तो 60 की जगह पे पी की जगह पे क्या लिखेंगे आप 1 बटे एक्स, तो एक्स बराबर हो गया यहां से 60 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, 60 ये किलोमीटर से लिखेंगे, किलोमीटर आवर, यहाँ पे किलोमीटर आवर, ठीक है। यहाँ पे Q बराबर है 1/y, तो Q बराबर कितना आया है, Q बराबर है आपके पास 1 बटे 80 और ये मानेंगे आप कितना है 1/y माने हैं, तो y बराबर आ गया कितना 80 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। तो यहाँ पे x क्या है x क्या माना है, रेलगाड़ी की चाल, आप लिख रहे रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, वह बस की चाल, ठीक है 80, बस की चाल कितना है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये हुआ आपका पास आंसर। ये 6 नंबर का सवाल था इसलिए थोड़ा सा लंबा था, वापस समझ लीजिए, 300 किलोमीटर दूर जाना है ना, 300 रुपया है, एक को मिल गया 60 रुपया, तो दूसरे को कितना मिलेगा 240, तो 60 240, ठीक है। भाग करते हैं कितना उसकी चाल से, एक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की y किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों को मिला के कितना 4 घंटा, एक नंबर। दूसरा, अब यदि वह 100 किलोमीटर जाए, 300 में से 100 रुपया है,
ये ले लिया तो बचा कितना 200, ये लिएगा बराबर 10 मिनट अधिक लग रहा है तो यहाँ पे 10 जोड़ेंगे 4 में तो 25/6 घंटा में बदले हैं 10 को, तो ठीक है। दो इक्वेशन बना लीजिए और इनकी मदद से आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, कह रहा है ये भी 6 नंबर का ही है। देखिए जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल से में एक खड़े के स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है। स्तंभ की लंबाई बताइए। मान लीजिए यह स्तंभ है आपके पास, ठीक है। अब यह स्तंभ कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण, इस पर सूर्य पड़ रहा है तो इसकी छाया इधर बनती है, ठीक है। जब छाया इसकी बनती है और इसका सूर्य का उन्नयन कोण कितना है फाई है। फाई से थीटा हो जाता है तब होता है जब क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है। यहां से जो भी था वहां से ए मीटर छाया जाकर अधिक हो गई तो ये जो फाई से वह थीटा बन जाता है, ठीक है। अब कह रहा है कि स्तंभ की ऊंचाई, तो ऊंचाई इसकी कितनी होगी आप बता दीजिए। मान लो ऊंचाई h है तो त्रिभुज नाम दे दो ए बी सी और डी। आप लिखोगे हल में, माना स्तंभ की ऊंचाई h मीटर है, h मीटर है, तब कितना होगा त्रिभुज ए बी सी में tan फाई बराबर हो जाएगा लंब यानी h अपान आधार कितना है बी सी, ठीक है। यहां से दूसरा कंडीशन एक और बनेगा, त्रिभुज ए बी डी में tan अगर फाई लेंगे आप थीटा ले लीजिए, फाई तो हो गया थीटा ले लीजिए, tan थीटा बराबर h लंब बटे आधार, आधार इस बार पूरा आएगा BC प्लस का A, BC प्लस का A। ऊंचाई निकालनी है तो BC दोनों तरफ से निकाल लीजिए, यहां से BC निकालिए, BC यहां पे तो BC बराबर हो जाएगा h अपान tan फाई। यहां से देखिए ये यहां पे और ये यहां पे तो BC प्लस का A बराबर हो जाएगा h अपान में tan थीटा, ठीक है। tan थीटा यहां पे आएगा tan थीटा। अब यहां से BC की वैल्यू निकालिएगा तो BC बराबर हो जाएगा h अपान tan थीटा, ये उधर जाएगा माइनस का a, दोनों तरफ से BC का मान बराबर है, ठीक है। इसे 1 और इसे 2, तो यहां पे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखिएगा h अपान tan फाई इक्वल टू में h अपान, ठीक है, यहां से tan थीटा माइनस का a। अब देखिएगा ध्यान से a उधर चला जाएगा tan फाई इधर आएगा, ठीक है। तो यहां से इंप्लाइड एट, ठीक है, ये उधर जाएगा h इधर आएगा तो मैं इसको पहले लिखता हूं h अपान में tan थीटा, ये इधर आएगा तो माइनस का वो h अपान में tan फाई बराबर ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है ना, पक्षांतर। दोनों में से h कॉमन ले लीजिए आप, ठीक है, दोनों में से h कॉमन ले लीजिए, h निकालना है तो h कॉमन आएगा अगर ये हो जाएगा 1 अपान tan थीटा माइनस का 1 अपान tan फाई, ठीक है, बराबर का a। 1 अपान tan क्या होता है कॉट होता है तो ये हो जाएगा कॉट थीटा, ये 1 अपान फाई तो कॉट फाई बराबर में a। h मान निकालना है डिवाइड कर दीजिए तो h बराबर हो जाएगा a अपान, ये प्रूफ करने के लिए आता है कॉट थीटा माइनस का कॉट फाई, ये आपके पास h की वैल्यू आ गई। इस तरह के सवाल आपको आते हैं प्रूफ भी करने के लिए, ठीक है। आपसे सीधा कहेगा कि जब सूर्य का उन्नयन कोण थीटा फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है, तो सिद्ध कीजिए कि स्तंभ की ऊंचाई a बराबर a अपान कॉट थीटा माइनस कॉट फाई होगी, ठीक है। आइए 4 नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, कह रहा है लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अभी 6 नंबर कहा, कह रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप के केंद्र पर 60 अंश कोण आंतरिक करता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल संगत व संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए। ये आपके पास वृत्त है, वृत्त का केंद्र O है, ये आपके पास जीवा है, ये आपके पास केंद्र में कोण आंतरिक कर रही है, कोण है 60 अंश, यह है 60 अंश, ठीक है। तो कह रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो आप लिखेंगे त्रिज्य, ठीक है, खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360, सीधा पाई का मतलब 22/7। त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू कितनी है 21 सेंटीमीटर, यहां पे त्रिज्या है
21 गुणे में 21 स्क्वायर है और थीटा की वैल्यू 60 बटे में 360। 7 3 का 21 3 बार में खत्म, 0 से 0 खत्म, 6 से 6 खत्म, 3 दूना 6 खत्म, 2 आएगा 2 से खत्म, ये 11 आएगा। 11 गुणे 21, 11 गुणे में 21 तो 1 2 1 3 और ये 2 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। ठीक, अब ये पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल गया। अब पूछा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए, यानी ये वाला क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो आप मान लीजिए ये ए और ये बी और ये बिंदु पी मान लीजिए। ठीक है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहां पे लिखते हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। तो पूरा जो निकाले हैं आप कितना 2 3 1 माइनस का पूरा आपने क्षेत्रफल निकाला है, इसमें से ये क्षेत्रफल सिर्फ आपको चाहिए तो ये इतना घटाना पड़ेगा आपको। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब 231 माइनस का त्रिभुज ये क्या है 60 अंश है, तो ये 60 अंश है, 60 अंश है तो समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट में 3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है 21 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर हो जाएगा फाइनल, ये आपका आंसर है इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना है फाइनल। तो मैंने पूरा का पूरा ये क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया आपको प्री बोर्ड परीक्षा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।